एक लीडर खतरे को कैसे पहचानता है, या यूं कहें अपने दुश्मन की ताकत को कैसे आंकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी सिर्फ एक पुराने श्लोक के अंदर झांककर। चलिए इस पर जरा गौर करते हैं। देखिए, किसी भी लड़ाई से पहले ना सबसे जरूरी काम होता है अपने दुश्मन को सही से समझना। और ये सिर्फ गिनती करना नहीं है कि उनके पास कितने सैनिक हैं। नहीं, ये तो एक कला है उनकी असली काबिलियत, उनके इरादे और उनकी सोच को पढ़ने की। और ये जो चुनौती है ना, ये कोई आज की नहीं है, ये तो उतनी ही पुरानी है जितना खुद संघर्ष। और मजे की बात यह है कि इसके कुछ सबसे गहरे सबक वो हमें मिलते हैं पुराने ग्रंथों में, जहां हर एक शब्द के पीछे स्ट्रैटेजी की कई परतें छिपी होती है। तो आज हम यही करने वाले हैं। एक ही श्लोक को पकड़ेंगे और उसकी एक एक परत को, कह सकते हैं, प्याज की तरह छील कर देखेंगे। क्योंकि ऊपर से देखने पर तो ये सिर्फ कुछ नामों की लिफ्ट लगेगी, पर असल में इसके अंदर एक बहुत ही गहरी स्ट्रैटेजिक सोच छिपी हुई है। तो तैयार हैं? वो खुफिया जानकारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ये रही, संस्कृत का एक अकेला श्लोक। यही है वो श्लोक जो हमारे पूरे विश्लेषण का बेस है। और याद रखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये किसी के रणनीतिक दिमाग का, उसकी सोच का एक एक्सरे जैसा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब तो यही है कि इस सेना में भीम और अर्जुन के जैसे लड़ने वाले कई बड़े बड़े धनुर्धर हैं। पहली नजर में तो बात बड़ी सीधी लगती है ना, कि भाई सामने वाली टीम में कुछ बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं। तो वो कौन है? श्लोक में 3 नाम साफ साफ लिए गए हैं, युयुधान, विराट और द्रुपद। जाहिर है जो भी ये बोल रहा है वो इन तीनों को खास तौर पर पहचानता है, ये उसके लिए कोई अनजान चेहरे नहीं है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। बात सिर्फ इन 3 योद्धाओं की नहीं है, असली खेल इस बात में है कि इनकी तुलना किससे की जा रही है। यही वो चाबी है जो सब कुछ खोल देगी। यहाँ देखिए, इन योद्धाओं की तुलना सीधे सीधे भीम और अर्जुन से की गई है। अब जरा सोचिए, भीम और अर्जुन वो तो उस वक्त के, कह लीजिए, गोल्ड स्टैंडर्ड थे, युद्ध कला का सबसे बड़ा पैमाना, एक ऐसा बेंचमार्क जिसे हर कोई जानता और मानता था। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक मेजरमेंट है, एक आकलन है। जब आप कहते हैं कि कोई योद्धा भीम या अर्जुन जैसा है, तो आप उसकी ताकत को हवा में नहीं छोड़ रहे हैं, आप उसे एक बहुत ही सटीक पैमाने पर तौल रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये आकलन कर कौन रहा है, और ये शब्द उसकी अपनी मेंटल स्टेट, उसकी सोच के बारे में क्या बताते हैं? चलिए अब जरा इस विश्लेषण के साइकोलॉजिकल एंगल में उतरते हैं। तो ये आवाज है दुर्योधन की, और वो इन योद्धाओं को सिर्फ एक खतरे के तौर पर नहीं देख रहा। नहीं, वो उन्हें अपनी जीत के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट मान रहा है। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ दुर्योधन कोई घमंड नहीं दिखा रहा, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा। वो अपने दुश्मन की ताकत को पूरी तरह से, बिना किसी लाग लपेट के, स्वीकार कर रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो भीम और अर्जुन की ताकत को फर्स्ट हैंड देख चुका है। उसे पता है कि वो बेंचमार्क कितना ऊंचा है, और इसीलिए वो ये भी समझता है कि उस बेंचमार्क के बराबर का कोई योद्धा कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो चलिए अब इस एक श्लोक से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उस यूनिवर्सल स्ट्रेटेजिक लेसन पर फोकस करते हैं जो इसमें छिपा है, एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। अगर हम दुर्योधन की सोच को ब्रेक डाउन करें तो हमें एक बहुत ही साफ 3 स्टेप प्रोसेस दिखता है। स्टेप 1, अपने सबसे बड़े खतरों को पहचानो। यहाँ युयुधान, विराट, द्रुपद। स्टेप 2, उन्हें सबसे ऊंचे, सबसे जाने पहचाने बेंचमार्क के सामने रखकर मापो, यानी भीम और अर्जुन। और स्टेप 3, उनकी असली ताकत को स्वीकार करो बिना खुद को धोखा दिए। ये किसी भी दौर के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक असेसमेंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि अपने दुश्मन की ताकत को सही सही जानना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत, एक असरदार रणनीति की पहली और सबसे जरूरी ईंट है। तो इसे एक सोचने वाले सवाल पे खत्म करते हैं। जब कोई लीडर अपने दुश्मन का इतना सटीक, इतना साफ आकलन करता है, तो उसके पीछे की असली ड्राइविंग फोर्स क्या होती है? क्या ये सिर्फ उसकी समझदारी और ज्ञान है, या फिर कहीं ना कहीं एक गहरा डर भी छिपा होता है?